क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स? जब कोई भी मेटल एटम या आयन लिगेंड्स के साथ डेटिव बॉन्डिंग करता है, सो formed when metal atom or ion forms dative bonds with ligands. ये तुम अपनी उंगलियां खा रही हो या कोई खाना खा रही हो? उंगलियां खा रही हो, नाखून खा रही हो? बेटे नाखून खाने की चीज थोड़ी है। चलो वो भी ऐसे खा रही हो, जरा अभी खा जाओगी सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लैटिनम कैन फॉर्म कंपाउंड्स। आपको प्लैटिनम के दो कंपाउंड दिए हुए हैं, NH3 4Cl2 PtCl4। आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। एक दफा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करा दूं। The number of dative bonds formed by the metal atom, ठीक है, with the ligands. Number of dative bonds. बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? उसको बोलने दो, जिससे पूछूं सिर्फ वही बोलेगा। कोई रैंडम आंसर कह रहे हैं, सारे सवाल उसी से पूछूंगा फिर सारा दिन। 6 कैसे पता चला तुम्हें? क्या बोल रहे हो? कैसे आसमानी क्या है, कुछ देख के पता चला होगा ना क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। दूसरे का कितना है? PtCl4 2 माइनस PT कह रहा हूं, कैसे पता चला? मेरे कान में आवाज चली गई इसलिए नहीं। फिर कैसे पता चल रहा है भाई? कैसे पता चल रहा है मुझे भी तो बताओ। 4 बॉन्ड बनाएगा, तो पिछले वाले के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे? NH नहीं होता ये जूम कर रहा हूं, उधर जूम नहीं होता। अच्छा सर 4 अमोनिया है, NH4 NH3 4 और 2 क्लोरीन है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? 6 हुए ना। 4 कैसे बेटा? 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, और आपको मालूम है ये मोनोडेंटेट है। याद है मैंने आपको 4 मोनोडेंटेट कहा था, याद करें कौन से 4? अमोनिया, OH, Cl- एंड वाटर, ये मोनोडेंटेट है। 4 अमोनिया 2 Cl, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे मिनाइल? किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर? प्लैटिनम का ना। तो आपको फॉर्मूला कौन सा? इसमें पूरे आयन का क्या चार्ज है? 2+। एक Cl का क्या चार्ज होगा? -1। अमोनिया का क्या चार्ज होगा? 0। तो X पुट करके आप प्लैटिनम का निकालें। +4 आ रहा है। ओके लेट्स सी। अच्छा भाई +4 कह रही हैं आप, +4। अच्छा चेक कर लेते हैं कैसे आया। ये है ना, मैंने प्लैटिनम का X रख दिया, 4 अमोनिया है, हर अमोनिया का तो 0 होता है, तो 4 × 0 प्लस आपको Cl है, एक Cl का -1 होता है, और पूरे के ऊपर क्या चार्ज है? +2। बस सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर जाहिर है +4 आ जाएगा। अच्छा इसमें भी एक और, अभी जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो एक बच्चा ने मुझसे पूछा सर आपको कैसे पता चलेगा कि Cl का -1 का चार्ज है? यानी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू आस्क वाज कि सर हमें ये कैसे पता चला ये एटम नहीं है या आयन है? भाई Cl जब भी लिगेंड के तौर पे बिहेव करता है वो हमेशा Cl- आयन होता है। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है कि हमें ये 4 तो हमें रटे हुए होने चाहिए, अमोनिया, वाटर, Cl-, OH-। तो याद रखो जब भी Cl लिगेंड के तौर पे बिहेव करेगा वो हमेशा Cl- आयन होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले का भी बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैसे निकाला मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर 2 सॉरी, 4 Cl है तो 4 - का 4 तो इनका हो गया, और पूरे पे क्या चार्ज है?
-2, तो ज़ाहिर इसका +2 होगा तो मेरे पास -2 आएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें, आसान बात है ये। ओके, नाउ draw 3-dimensional diagrams to show the structure of 2 isomers of this। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब 2 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स होते हैं तो उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है? ओनली सिस ट्रांस। इसमें ऑप्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्टिकल होने के लिए क्या शर्त बताई थी मैंने? बाइडेंटेट होना जरूरी है। इसके अंदर सारे मोनोडेंटेट्स हैं, सो इट इज ओनली पॉसिबल कि ये सिस ट्रांस बनाए। तो आप एक सिस बनाएंगे, एक ट्रांस बना देंगे। सिस और ट्रांस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कैसे सिस क्या होगा, ट्रांस क्या होगा? दोनों बोलो, दोनों Cl एडजेसेंट होंगे और ट्रांस में दोनों Cl ऑपोजिट होंगे। मैंने 2 पॉसिबल आंसर्स बनाए हुए, इसमें दोनों Cl ऑपोजिट, इसमें दोनों Cl एडजेसेंट। अच्छा, अब अगर कोई कहे सर मैंने ऐसे बना दिया कि मैंने दोनों Cl इधर लगा दिए और दोनों Cl यूं ऑपोजिट कर दिए, दैट्स फाइन। सर देखें, मैं आपको जरा बता दूं, ये 2 Cl इधर भी हो सकते हैं, 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 2 Cl इधर भी हो सकते हैं। कोई भी एडजेसेंट अरेंजमेंट इज अलाउड, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इधर भी, इधर भी। ट्रांस के अंदर ये दोनों इधर भी हो सकते हैं, ये दोनों इधर भी हो सकते हैं, ये दोनों इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपोजिट अरेंजमेंट इज अलाउड। ओके, तो कोई भी एक बना ले, दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं। दो इसमें पोलर कौन सा होगा, नॉन पोलर कौन सा होगा? इसमें पोलर कौन सा होगा, नॉन पोलर कौन सा होगा? उसको बोलो, कौन सा वाला बेटा वो बताओ। हाँ बस, ट्रांस वाला वुड भी नॉन पोलर, नॉन पोलर कैंसिल हो रही है उसमें बोला है। हमेशा ट्रांस वाला ही नॉन पोलर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑपोजिट लगे हुए होते हैं। ठीक है, आगे चले। एक्चुअली ट्रांजिशन जो है ना, आपको पढ़ना में 1000 है कंटेंट। देखो, ट्रांजिशन इसलिए मुश्किल तुम लोगों को लग रहा है क्योंकि लेंदी है चैप्टर, और वो लेंदी इसलिए है क्योंकि A2 का इनऑर्गेनिक है ही एक चैप्टर। अब आप सोचो ना, भाई ग्रुप 2 में तो 2 पॉइंट्स है ना, ग्रुप 2 कितना सा है। तो आपने AS में पढ़ा था केमिकल पीरियोडिसिटी, ग्रुप 2, ग्रुप 17, नाइट्रोजन एंड सल्फर, 4 चैप्टर थे जो कि इनऑर्गेनिक बनाए, इसमें से एक चैप्टर इनऑर्गेनिक बनाता है। तो ज़रा, और इसके बारे में मैं फिर से कह रहा हूँ, 100% है इससे सवाल आएगा जाएगा, एंड एज मैनी एज 15 मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि इनऑर्गेनिक का एक ही टॉपिक है, उसमें आने ही आना होता है। ठीक है, सो इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते आप। एग्जाम कैम्ब्रिज के वाले से बात कर रहा हूँ। चलिए, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था। इन्होंने 2 आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए, बल्कि 2 आयनिक कंपाउंड दिए हुए। उसने कहा कंपाउंड दिस एंड दिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय केमिकल टेस्ट। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया है, सेम। ठीक है, उसने कहा assume that any species bonded to platinum ion does not react in this test। तो उसने खुद ही बता दिया कि जो प्लैटिनम के साथ बॉन्डेड है ना, वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं देंगे। तो प्लैटिनम के साथ इधर अमोनिया और Cl बॉन्डेड है, और उधर प्लैटिनम के साथ अमोनिया और Br बॉन्डेड है। तो इसमें प्लैटिनम के साथ कौन बॉन्डेड नहीं है? Br, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। तो वो आयनिकली बॉन्डेड तो है, बट वो इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है। और इधर कौन सा बॉन्डेड नहीं है? Cl। तो मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया था कि आपको किसका टेस्ट करना पड़ेगा। ये वाला किसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा? ब्रोमीन का, ब्रोमाइड का, और ये वाला क्लोराइड का। टेस्ट याद है? भूल गए? सिल्वर, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से पहले क्या डालना है? डाइल्यूट HNO3। ठीक है, सो ऐड डाइल्यूट HNO3 देन सिल्वर नाइट्रेट। इसमें आएंगे क्रीम PPT और उसमें आएंगे व्हाइट PPT। लास्ट ईयर की जो इनऑर्गेनिक है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर की इनऑर्गेनिक एज सच रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, टेस्ट सारे तुम्हें याद होने चाहिए। टेस्ट फॉर एनाइंस, टेस्ट फॉर कैटाइंस, ओ लेवल वाले AS में जो लैब्स में तुमने किए थे वो तो वैसे भी लैब्स में जो होते थे उसमें भी तो शीट।
हाँ, लेकिन A2 के अंदर आपको वो शीट वीट नहीं मिलेगी। अब जिस तरह ये है, इसके लिए तो कोई शीट नहीं होगी ना। सो और अब आपको डाटा बुकलेट मिलती नहीं है। सो या ऑन द सेफर साइड यू नीड टू लर्न। अब ये डाटा क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो और डाटा बुकलेट में बाय द वे टेस्ट नहीं है एनाइंस कैटाइंस के, वो डाटा बुकलेट से बाहर होते हैं। सो एनीथिंग गिवन इन द डाटा बुकलेट विल बी प्रोवाइडेड, सो दैट्स नॉट इन द डाटा बुकलेट। बॉटम लाइन इज टेस्ट आपको याद होने चाहिए। आइंस, कैटाइंस, एनाइंस, गैसेस। AS में तुम देखना जो सिलेबस के एंड में तीनों के लिखे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया हुआ है, तो इसकी डिटेल्स तो क्लास में भी हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आओ यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी ज़रा इंप्रूव होता है। उससे कहें दिस क्वेश्चन यू शुड कंसिडर ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक इज ऑफ कोर्स सिस्ट्रॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस? यू शुड आंसर ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, बोथ और नाइदर। ऑक्टाहेड्रल में आपको ये दिया हुआ है। बाय द वे दिस इज अ बाइडेंटेट, क्योंकि इसके अंदर ये एक है। आई होप यू रिमेंबर दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अ डायमाइन। इसके अंदर एक तरफ NH2 है और दूसरी तरफ भी NH2 है, ये दोनों बॉन्ड करते हैं। सो इट्स अ बाइडेंटेट। दो बाइडेंटेट है, दो मोनोडेंटेट है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो बाइडेंटेट और दो मोनोडेंटेट हो तो कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं? पक्की बात है, बड़े डाउट में बोला है तुमने। 100% उसमें दोनों होते हैं, सिस ट्रांस भी होता है। और आपको याद होगा मैंने आपको जब नोट्स में लिखवाया था सिस, फिर मैंने उसका मिरर इमेज बनवाया था, उसका मिरर इमेज और फिर उसके बाद ट्रांस। डू यू रिमेंबर? तो जब बाइडेंटेट हो दो और दो मोनोडेंटेट्स हो तो बोथ। ठीक है, इसके अंदर दोनों पॉसिबल होते हैं। इसको प्लीज याद करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्क्वायर प्लेनर में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, वो भी तब जब आपके पास ये दो डिफरेंट होंगे। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर ऑप्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सिस ट्रांस पॉसिबल होता है, यानी इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक पॉसिबल होता है। ठीक है, एंड आई होप यू रिमेंबर आई टोल्ड यू टेट्राहेड्रल में दोनों ही नहीं होते। एक सूरत में सिर्फ ऑप्टिकल हो सकता है जब सारे अलग अलग हों। ये सारे लैगिंग अगर होते, यानी एक BR होता है, एक CL होता है, एक F होता है, एक I होता है, ये चारों अलग अलग होते मोनोडेंटेट्स, तो फिर ऑप्टिकल पॉसिबल था। लेकिन मैंने आपसे कहा था उसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होगी कि चारों अलग अलग हों। यहाँ के बाद सब जो नहीं। ठीक है, 9। चले आगे चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? जी बेटा बोले। चलें, क्वेश्चन नंबर 3। कोबाल्ट कैन फॉर्म कंपाउंड्स आपको दो दिए हुए। इट्स अ वेरी आइडेंटिकल क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन तो तुम लोग ओ लेवल से तुम्हें पता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसका शेप बना लेंगे आप। ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम शो। क्या शेप बनाओगे? ऑक्टाहेड्रल। BR कहीं भी लगा दो, एक ही BR है ना, तो इसका BR कहीं पर भी लगा दें। और किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। हालांकि ऑक्टाहेड्रल है लेकिन इसमें कोई आइसोमर नहीं होगा, ज्योमेट्रिक भी नहीं होगा, जाहिर ऑप्टिकल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? पिछले वाले में तो भी हमने बनाया था जो ऑक्टाहेड्रल था। फॉर्मूला देखो, दो चाहिए ना BR, वरना ऑपोजिट कैसे लगाओगे? सिस होने के लिए एडजेसेंट होने चाहिए, ट्रांस होने के लिए ऑपोजिट। एक के साथ ऑपोजिट अरेंजमेंट कैसे क्रिएट करोगे? एडजेसेंट। तो जब एक कोई भी अगर मोनोडेंटेट्स है ना तो 5 और 1 है, इसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम 4 दो हो तो हो सकता है। किसी एक लैगिंग के कम से कम 2 तो होने चाहिए, वरना नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा इसमें BR कहीं भी लगा दें, डजंट मैटर, तो यहां लगा हुआ कहीं भी लगा दें। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कोबाल्टाइन एंड अमोनिया ग्रुप्स। स्पेसिफिक आंसर, हाँ बोलो।
पूरा डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट. इट्स कॉल्ड डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें कोवेलेंट लिखना जरूरी है बेटा, सिर्फ डेटिव लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरा. ओके. स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस टू. आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए मुझे ऑक्सीडेशन नंबर. वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था. सब लोग करें इसको सॉल्व. पहले वाले में +3, सेकंड में -1 आ रहा है. लेट्स चेक. तो पूरे मॉलिक्यूल का +2, एक अमोनिया का तो 0 का, पांचों का. इसका अगर एक का -1 है और मुझे आंसर लाना है +2 के बराबर, तो +3 आएगा. ठीक है जी, इसका तो +3 हो गया. इसका चेक कर लेते हैं. पूरे का +1, एक सल्फेट का होता है -2, अमोनिया का 0, तो +1 लाने के लिए इसका भी +3 आएगा ना. दोनों का +3 होगा. -1 कैसे निकाला था तुमने? एक सल्फेट का -2 है, पूरे मॉलिक्यूल का +1 है, अमोनिया का 0, तो जाहिर है आप +3 पुट करेंगे तो आंसर +1 के बराबर आएगा. दोनों का +3. जरा जल्दी से इनका मुझे बता दो. सेम क्वेश्चन है, इसमें कहा हाउ डू यू कंप्लीट द टेबल विद डिफरेंट. आपको टेस्ट करना है इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए. पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए किस चीज का टेस्ट करूं? सल्फेट आयन का. और दूसरे के लिए ब्रोमाइड आयन का. सल्फेट का टेस्ट याद है तुम लोगों को? क्या डालते हैं? किसने बोला था अभी? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? सल्फेट में सल्फेट डाल दोगी तुम? नो. फिर मुझे एक आवाज आई तो थी, किसी ने आंसर बताया तो था. बेरियम सल्फेट, तो बेरियम नाइट्रेट डालोगे ना. कोई भी बेरियम या लेड का नाइट्रेट डाल देते हैं, क्योंकि बेरियम और लेड का जो सल्फेट होता है वो व्हाइट पीपीटी बनाता है. लेकिन उससे पहले हमेशा क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. कार्बोनेट्स को एलिमिनेट सबसे पहले करते हैं. सो आप लोग प्लीज ये बच्चों टेस्ट याद करें. तुम लोग को टेस्ट मेरे ख्याल में याद नहीं है. तो इसके लिए नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय सिल्वर नाइट्रेट, तुम्हें पता है ये तो इसका है ना क्रीम पीपीटी. सल्फेट का टेस्ट होता है नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय या तो बेरियम नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं. उसके व्हाइट पीपीटी आते हैं. असल में व्हाइट पीपीटी जो होता है ना वो बेरियम सल्फेट के होते हैं. ओके. I hope by now everybody knows why do I add dilute nitric acid before this? Why? To eliminate carbonate. तो कार्बोनेट का रिजल्ट ना बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. तो अगर नहीं डालोगे ना, फॉर एग्जांपल तुमने कहा सर मैं नहीं डाल रहा, थोड़े टाइम बचाते हैं, डायरेक्ट बेरियम नाइट्रेट डाल दिया, व्हाइट पीपीटी आ गए. अब वो व्हाइट पीपीटी बेरियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आप तो ये कंक्लूजन लेकर आ जाएंगे सल्फेट है, बट वो सल्फेट है ही नहीं. ठीक है. दोनों कंपाउंड्स का उसने कहा हुआ है कलर अलग अलग है, वजह बताओ. आई होप यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कलर डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप. ठीक है, क्योंकि लैगेंड्स डिफरेंट हैं दोनों के. इसका जो लैगेंड है वो Br है और इसका जो लैगेंड है वो सल्फेट है. तो क्योंकि लैगेंड डिफरेंट है इस वजह से एनर्जी गैप डिफरेंट है. आई टोल्ड यू एनर्जी गैप डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स. एक किसको याद है? जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. किसको याद है? एक, द मेटल एटम एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. कौन सा मेटल है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पहला उस चीज पर डिपेंड करता है. दूसरा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लैगेंड्स, लैगेंड्स कौन से लगे हुए हैं. और तीसरा वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तुम लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुम लोगों ने कोई रिविजन नहीं किया हुआ. ट्रांजिशन तक पहुंचे ही नहीं. अभी कहाँ ट्रेन कहाँ फंसी हुई है तुम लोगों की? जी क्योंकि चैप्टर बड़ा है ना जी. ये लिखा हुआ है आपने सर, जो कलर जो हमने लिखा था, हमने कहा था 3 चीजों पर डिपेंड करता है. द ट्रांजिशन मेटल पे उस कैसे हो सकता है यार?
देखे नोट्स में द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड में लिखवाया होगा, बिल्कुल जब खत्म हो रहा होगा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर बहरहाल अगर नहीं लिखा तो अभी लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन के बाद देखो नहीं है, अच्छा लिख लें। लिख लें अपने नोट्स में, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे जाएं। नोट्स खोलें, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का पेज खोलें। वो एक क्वेश्चन करा था ना मैं तुम्हें, एब्जॉर्बेंस वाला क्वेश्चन, उसके बाद लिख लो बेशक, ये वहीं कहीं लिख लो। एब्जॉर्बेंस वाला जो क्वेश्चन कराया था, ग्राफ बनाया था एब्जॉर्बेंस का, ये वाला, इसके साथ ही कहीं लिख लो। देखो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी गैप, कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी गैप, color of complex depends on energy gap, which in turn depends on, ये energy gap किसके बीच में होता है तो याद है ना, between splitted d orbitals, energy gap अगर specifically करना है तो between splitted d orbitals, बता रहा हूँ, which in turn depends on number one, the type of metal atom or ion, the type of metal atom or ion and its oxidation number, type of metal atom or ion and its oxidation number. Number two, type of ligand, type of ligands. Number three, shape of complex. ये तीन फैक्टर्स होते हैं, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस केस में मेटल एटम भी सेम है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, इधर भी कोबाल्ट 3+ है, उधर भी कोबाल्ट 3+ है, ठीक है। शेप भी सेम है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। फर्क है लैगेंड का, इसके अंदर लैगेंड Br है, इसके अंदर लैगेंड सल्फेट है। तो यहाँ पर हमने कहा सिंस द लैगेंड्स आर डिफरेंट, therefore delta E एनर्जी गैप को कहता है, आप लोग एनर्जी गैप लिखिएगा, एनर्जी गैप बिटवीन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल इज डिफरेंट। ओके, तो ये इस पार्ट का आंसर है। अभी पास पेपर्स पे वापस आए। सो ये वजह है, इसके अंदर ना मेटल एटम का कोई फर्क है, ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर का फर्क है, ना शेप का फर्क है, दोनों का शेप सेम है। इसके अंदर लैगेंड्स का फर्क है। आगे चले, क्या नहीं एनर्जी गैप को अफेक्ट करते हैं ना, तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी गैप की वजह से वो जो व्हाइट लाइट, नहीं ये एनर्जी गैप वो, अच्छा इन्होंने पूछा है कि अगर ये यानी एग्जामिनर क्या ये पूछ सकता है कि एनर्जी गैप को कैसे अफेक्ट करते हैं। इतना सा बस समझ लो भाई, जब ये चीजें तीनों डिफरेंट होती है ना, तो इनका जो बॉन्ड होता है वो डिफरेंट बनता है। असल में याद है, जो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा या कितना वीक बॉन्ड बनेगा, उस पर डिपेंड करते हैं एनर्जी रिलीज। तो बेसिकली ये तीनों फैक्टर्स की वजह से ना उनका बॉन्ड, नहीं याद नहीं करना कुछ, ठीक है, बस वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये केस टाइप का क्वेश्चन है। केस टाइप का क्वेश्चन रिसेंट पास में अब काफी ज्यादा आने लगा है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये तो कर लोगे ना। आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने 1s2 2s2 2p6 बनाया। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 26 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये हो जाएगा 3s2, 3s के बाद किसका नंबर आता है 3p6, उसके बाद तो 4s2 3d, कितना बचेगा 3d के अंदर 6, 18 हो गए ना यहाँ तक। 4s2 हो गए 20, 3d 6। आपको आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको ऐसे बात बताई है कि इसको रीअरेंज करके हम पहले 4s बाद में लिख देंगे, 3d6। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई बच्चा अगर ये समझता है कि ऐसे लिखने से एग्जामिनर को ये लगेगा कि मैंने पहले 3d भरा है और फिर 4s भरा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने पहले 3d भरा होता तो इसमें आप 3d8 पुट करते ना, 3d6 थोड़े डालते। मैंने इसको पहले डाले 4s में ही है, लेकिन रीअरेंज करके लिख दिया है। रीअरेंज करने का फायदा होता है, जब मैं आयन बनाऊंगा तो फिर मैं पहले 4s से निकालूंगा, ठीक है। सो वी हैव डन दिस कपल ऑफ टाइम्स।
अब जब Fe3+ का बनाना है तो मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा और फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो जी बेटा, असल में इसकी साइंस ये है कि पहले भरता तो पहले 4s है, बट जैसे ही 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, निकलते भी पहले 4s से ही हैं। ठीक है, चले अब आइए इस क्वेश्चन पे। पहले आप जरा सवाल पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें। एम इससे एक जनरल फ्रेज यूज किया हुआ है मेटल आयन के लिए। ये सारे पॉसिबल एम हैं जो यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, लैगेंड के लिए उसने ये फ्रेज यूज किया हुआ है L-। ये सारे पॉसिबल लैगेंड है जिनका चार्ज N- है। उनकी के स्टैब की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट के स्टैब इज, और उससे मीनिंग क्या निकलता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट याद है ना, जितना बड़ा के स्टैब होता है उसका अंदर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वैसे तो ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन जितना लार्जर वैल्यू होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। नाउ अच्छा, इस पर चार्ज देखें, इसका चार्ज है N+। मिसाल दे रहा हूं, अगर ये Fe3+ होता तो भाई वाटर पे तो 0 चार्ज होता है ना, तो अगर ये Fe3+ होता तो इसका कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या आ जाता, 3+। और फिर उसने कहा हुआ है कि यहां पर जो चार्ज होगा वो N-1, तो यानी 3-1 यहां पे क्या हो जाएगा 2+। तो आप कॉम्प्लेक्स का चार्ज भी वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसने कहा है व्हाट इज मेंट बाय द स्टेबिलिटी कौन सा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ना लिख लो हमेशा, अगर 1 मार्क की आएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बाय डिस्प्लेसिंग ligands from reactant complex। ठीक है, के स्टैब की जब भी डेफिनेशन पूछेंगे तुम यही लिखोगे। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। यूज डाटा इन द टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट when solution containing equal concentration of Fe- and SCN- is added to Fe3+। उस कॉम्प्लेक्स का उस आयन का मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में बनेगा जब आप इक्वल कंसंट्रेशन Fe एंड SCN- की ऐड करेंगे Fe3+ में। If you add equal concentration of Fe- and SCN- to Fe3+, what is the formula of the complex formed in the greatest amount? What is the formula of the complex formed in the greatest amount? पहले तो ये डिसाइड करें कि कौन सा लाइगेंड ज्यादा अमाउंट में अटैच होगा Fe2+ से। Fe- ज्यादा अमाउंट में अटैच होगा या SCN- ज्यादा अमाउंट में अटैच होगा। SCN ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप लोग कि बोलो, जिसका के स्टैब लार्जर होगा Fe3+ के साथ वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, राइट। Fe3+ के साथ F- की स्टेबिलिटी क्या है, 1.0 into 10⁶। आयशा, आर यू लिसनिंग टू दिस? आई डोंट थिंक सो यू आर। क्या बताया मैंने अभी, विच वन विल बी फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट? लोअर। वाई? और सुनो जो मैं समझा रहा हूं, the one with a larger K stab is a more stable complex,
ठीक है, इसलिए वो ज्यादा बनेगा। Fe के साथ जब इसकी वैल्यू है इंटू 10 पावर 6 1 इंटू 10 पावर 6 और SCN के साथ इसकी वैल्यू है 9.0 इंटू 10 पावर 2, बहुत छोटा है ना ये, 10 की पावर 6 इज मच बिगर देन 10 की पावर 2, तो इसका मतलब है F ज्यादा अमाउंट में लगेगा। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, M की जगह आ जाएगा Fe, L की जगह आ जाएगा जाहिर है F और इसकी पावर 3 माइनस 1 तो 2 प्लस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का, इसका फॉर्मूला होगा Fe, ठीक है, यहां से हो जाएगा FeH2O6F2 प्लस। फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गई। जिसकी लार्जर केस स्टैप की वैल्यू होती है वो ज्यादा स्टेबल, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स ज्यादा अमाउंट में बनते हैं। इसका मुझे रीजन के साथ जवाब दीजिएगा। Solution containing equal concentration of Fe3 plus and Hg2 plus added to chloride, टेबल पे जाते हैं। Hg2 plus क्या और दूसरा क्या ऐड किया था, Fe3 plus ना, क्लोरीन के साथ HgCl ज्यादा बनेगा, सिंपल वाई उसकी केस स्टैप की वैल्यू लार्जर है। अच्छा Hg का चार्ज है 2 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 तो प्लस 1। इसका फॉर्मूला में भी अक्सर लोग अपने मार्क्स लूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा this। सबको लॉजिक समझ में आ रही है, ओके। अब ये क्लास से ही मैंने आपको सवाल कराया था, आई होप यू रिमेंबर दिस, याद आ रहे हैं, जिसमें एक को रिवर्स किया था और एक को हमने एज इट इज रख लिया था। बहरहाल उससे कहा हुआ है कि इथेन डायोटाइन्स और बाइडेंटेट, द एब्रिविएशन ईडी कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये इसका कॉम्प्लेक्स है, कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। राइट एक्सप्रेशन फॉर के स्टैप, ये तो आप कर लेंगे, के स्टैप का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है बताओ। आगे हम कौन, मैं और आप दोनों, सिर्फ आप, कहाँ लिखूं रिएक्टेंट्स, किसको याद है केस, यार केस के जाओ आप बताएं बेटे, के स्टैप का एक्सप्रेशन, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा किसी भी, रख जाओ, किसी भी के का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होगी ना बेटा, किस चीज की वैल्यू, कंसंट्रेशन की ना। तो कोई भी के कैसे लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या लिखूं मैं, जो प्रोडक्ट की है कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, लेकिन इसमें एक चीज को मैंने, वाटर को हम कभी भी के स्टैप के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं करते, ठीक है। क्या हो गया तुम लोगों को यार, इतनी आसान आसान चीजें अगर नहीं करोगे तो करोगे क्या जिंदगी में। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, आसानी के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, फॉर ईज हम कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं। कुछ रिवीजन नहीं करते हो तुम लोग, सिर्फ घर बैठ के जाके समोसे पकौड़े खाते हो और मूवियाँ देखते हो नेटफ्लिक्स पे बैठ के, कुछ भी नहीं करते तुम लोग। किसको बताते हो, उसके कान में बोलती हो क्या, मुझे आवाज आती नहीं तो। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूंगा हर सवाल। ये देखती है, सब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, और नेटफ्लिक्स देखती है, वो सोती है, और तुम क्या करती हो, तुम दोनों करती हो, शाबाश। चलो अब तुम बताओ, तुम कह रहे हो ना मैं बताती हूँ हमेशा। उसने कहा हुआ है शोज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको उसने कहा हुआ है 3 डायग्राम बनाओ, कौन कौन सा आइसोमर्स बनाएंगे और इनके अरेंजमेंट कैसे करेंगे बताओ। अब मत बोलना मैंने बोला यही था, अब मैं गौर से सुन रहा हूँ, बोलो इसमें कौन से आइसोमेरिज्म होंगे पहले तो बताओ। नहीं होंगे, सिस्ट्रांस और ऑप्टिकल। तो पहला वाला कौन सा बनाऊं, आप मुझे बताइए।
बना लें। कैसे बनाए? एक सेकेंड यार, किसी और को भी बोलने दो बेटे। कैसे बनाऊं सिस? ये बाइडेंटेट है ना, उसने कहा हुआ है इसको यूं शो कर लो, ओ माइनस। ये मैंने आपको क्लास में भी बनवाया हुआ है। हाँ, अब मत बोलना सर मैंने यही बोला था। बोले बोले यहाँ दोनों यूं लगा दूं, ठीक है। फिर दूसरा वाला कहाँ बनाओ? हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ। बाकी लोग भी बना के दिखाएं। इसका सिस आइसोमर बना के दिखाएं मुझे। पहले वाले का सिस आइसोमर बना के दिखाओ मुझे। वो देखो क्या कर रही हो तुम? वैसे तुम किसी दिन जो है ना तुम बहुत बुरा फंसोगी। बैठ के तस्वीरें, अल्लाह ना करे क्या मतलब, तुम बैठ के तस्वीरें देखोगी और अल्लाह करेगा भी नहीं तुम्हारे साथ। तुम पढ़ने के मूड से आती हो या अयाशी करने के मूड से आती हो? Why aren't you doing any question? कहाँ कर रही हो? कहाँ पे? आपको सारे कॉपी किताबों के साथ नजर आ रहे हैं? तुमने कोई एक्सक्लूसिव राइट लिए हुए हैं ना करने का काम? फिर कब, कहाँ? अभी करो, निकालो, मुझे ड्रॉ करके दिखाओ इसका सिस आइसोमर। तुम्हारा कहाँ है हिसाब किताब? दिखाओ भाई किसने क्या किया ड्रॉ? किधर है? ड्रॉ करो। तुम लोग के जो हालात है ना बेटा, ये एक साथ इसके अंदर दो जुड़ गए आगे। एक ही के अंदर दो कैसे जुड़ सकते हैं? यानी ये वाला जो है ये किसके साथ बॉन्डेड है? इसके ओ के साथ भी और उसके ओ के साथ भी? नहीं ये हटा दिया ना। अच्छा हटा दिए तो ये, अच्छा ये यूं है। हाँ ये सही है, ये सिस है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा क्या बनाया है तुमने? ये भी सही है, बना लिया। ये भी ठीक है, बना लिया। तुमने नहीं बनाया अभी तक? नहीं बनाओगी? कह रही नहीं। सिस कौन सा है? अच्छा इनको यूं जोड़ो ना बेटा। ये सिस नहीं, एक सेकेंड, इसका दूसरा वो कहाँ है? ये है और ये। हाँ तो ये यूं जोड़ती ना तुमने। हाँ सही है, ठीक हो गया। बनाया? हाँ। ये क्या है? ये ट्रांस है, सिस है? सिस कैसे है ये तो ट्रांस है। इसके अंदर ऑपोजिट लगे हुए हैं, सेम लाइगेंस या एडजेसेंट लगे हुए हैं, तो फिर ट्रांस हुआ ना, सिस कैसे हुआ ये सिस। हाँ ये सही है, ये सिस है, ठीक है। क्या बनाया तुम लोगों ने? सिस सही है, ये ट्रांस है। अच्छा एक काम किया करो इसमें आसानी के लिए ना, तुम दिखाओ सिस, उसके सामने क्या बनाया? ट्रांस। अच्छा देखें इसमें ना एक आसान काम ये किया करें, ईडी लगा दिया तुमने। नहीं सीएल है और ये बना रही हूँ, ये अभी बना रही है तो लिखा है। अच्छा देखो इसमें एक आसान काम ये किया करो कि सिस बनाओ और सिस के सामने वाला ना उसका मिरर इमेज बना दो। इट्स इजियर टू डू इट दिस वे। अच्छा इसमें सीएल यहाँ लगा दो, इट्स ओके। इसमें दोनों सीएल इधर लगा दो, इट्स फाइन। दोनों सीएल इधर लगा दो, इट्स फाइन। दोनों सीएल इधर लगा दो, इट्स फाइन। दोनों सीएल इधर। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट किया, दैट्स ओके। एडजेसेंट होने चाहिए बस, ठीक है। और इसका जो मिरर इमेज होगा वो इसका ऑप्टिकल होगा। और ट्रांस के अंदर ये ऑपोजिट लगे हुए होंगे, ये भी ऑपोजिट है और ज़ाहिर है ये भी ऑपोजिट है। आपने किसका ऑप्टिकल बनाया है? ये किसका ऑप्टिकल है? ये इसका ऑप्टिकल ओ इधर है, ओ इधर है, सीएल। ये कैसा ऑप्टिकल है बेटे? लेफ्ट राइट चेंज करो ना, तो मैं ऊपर नीचे भी चेंज कर दिया। ये तो लैटरली इन्वर्ट थोड़ी है, ये तो आपने उसको फिर इसका ये सीएल ऊपर नीचे कैसे हो गया? इसका सीएल कहाँ है?
ये CL बस इधर आ जाएगा ना, लेफ्ट राइट होता है ना, लैटरली इन्वर्टेड होता है मिरर इमेज। जी बोलिए बोलिए। हाँ, सिस उसका मिरर इमेज और ट्रांस हमेशा इस सीक्वेंस से बनाया करो। हाँ नहीं भी बनाओ तो खैर है, लेकिन अच्छा होता है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, ठीक है। ओके अच्छा जल्दी से, गिव द लेटर्स ऑफ द टू विच आर ज्योमेट्रिक आइसोमर। हमने जो ज्योमेट्रिक बनाया है वो A एंड C, सिस एंड ट्रांस हमने जो बनाया है वो A एंड C। जाहिर है हर आदमी अपने आंसर के हिसाब से इसको लिखेगा, हमने नोट्स में जो बनाया है वो A एंड C। A एंड C सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा हुआ है लेटर्स विच शो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आर A एंड B। लेटर विच हैव नो डायपोल मोमेंट, ट्रांस वाला होगा ना, क्योंकि ट्रांस के अंदर हमने पढ़ा था कि ये डायगोनल लगे हुए होते हैं, एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं, सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट किसका होता है, इसका नहीं होता। ओके समझ में